बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आवेला। उसने में से एगो आज खास जानकारी लेके आई वकील जानकारी लेकर आगे चलो फिर देखब कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जाती है बीजोपचार योजना। मुर्गियों को उचित समय पर दिलाएं उचित टीका। मूंगफली के दानों को आसानी से और कम समय में छिलकों से अलग करता है ग्राउंडनट डिकोडिकेटर। फसलों पर कीट व्याधियां आमतौर पर लगते हैं, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो काफी हद तक बीज जनित रोगों से बचाव होता है। राज्य के कृषक सभी फसलों की बुआई बीजों को उपचारित करके ही करें। इसके लिए राज्य में सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाई जाती है। फसलों में रोग लग जाने की स्थिति में उससे बचाव थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए रोग लगने से पहले ही उससे बचाव कर लेना अच्छा होता है। उचित दवाओं द्वारा बीजों को बुआई से पूर्व उपचारित कर लेने से रोग व्याधियों के लगने की संभावना नहीं रहती। इसके लिए राज्य सरकार सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाती है, जिसके अंतर्गत कृषकों को बीज उपचार करने का प्रशिक्षण देकर दवाएं अनुदानित दर पर मुहैया कराई जाती है। मुर्गी पालन में टीकाकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। चूजे के पहले दिन से लेकर उम्र बढ़ने के साथ साथ कई प्रकार के टीके लगते हैं, जो कि उचित समय पर दिलाने से मुर्गियों को कोई बीमारी नहीं होती और मुर्गी पालक सफलतापूर्वक मुर्गी पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चूजे के जन्म के पहले दिन मैरिक्स और 1 सप्ताह में रानीखेत का टीका मुर्गियों को देना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम है कि यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो चूजा अगर उत्पादन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैरिक्स डिजीज़ का जो टीका होता है वो अवश्य लगवाएं। जो पहला दिन जब भी चूजा निकलता है उसी समय ये लगता है 0.2 ml चमड़ा में इसको हम लोग देते हैं टीका से। तो मैरिक्स बीमारी जो चूजों में होता है वो बीमारी से बच सकते हैं और चूजों को मरने से बचा सकते हैं। इसके अलावा रानीखेत बीमारी का बहुत बड़ी समस्या होती है ग्रामीण परिवेश में, जिसमें देखा जाता है मुर्गियों में चूँकि विषाणु जनित बीमारी है, तेज़ी से एक से दूसरे मुर्गियों में फैलती है और इसमें दस्त भी होता है मुर्गियों में। तो ये जो रानीखेत बीमारी होती है इसमें गड़गड़ाहट जैसा भी होता है इस मुर्गियों में जो लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें रानीखेत का टीका 1 सप्ताह की उम्र में अपनी मुर्गियों को लगाएं और इसमें ड्रॉप से दिया जाता है। आँख में या नाक में 1 ड्रॉप आप दे देंगे टीका को बना करके। तो इस बीमारी से रानीखेत जो बीमारी होती है ये काफ़ी जो भयानक बीमारी है और ग्रामीण परिवेश में काफ़ी देखी जाती है, उससे आप बच सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इस समय अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित चैती अरहर, बहार, चमत्कार और माघी नामक उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। ये किस्में मौसम की वर्तमान परिस्थिति में अच्छी उपज प्रदान करने में सक्षम है। जिन किसान भाइयों ने कद्दू, करेला, झिंगी इत्यादि लत्तेदार सब्जियां लगा रखी हैं, उनमें इस समय फल मक्खी का प्रकोप होने की संभावना रहती है, जो कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। फेरोमोन ट्रैप इत्यादि द्वारा फल मक्खी का नियंत्रण संभव है। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंडनट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंडनट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है।
इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरम तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन की जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा।
बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू आज कर जो जानकारी मिले का ही ये रामगढ़ जिला के पतरातू तालाटाड़ ग्राम से लेकर ही, और यहाँ का जो सफल किसान हैं उनका नाम है अनीता टोप्पो। भाई इनका नाम कैसे होलक, आदमी कैसे जानत हैं, तो कहे कर मतलब है कि मिश्रित खेती तो करबे करत हैं, साथ में पशुपालन भी करत हैं। अब देखूँ कि एक महिला मिश्रित खेती और पशुपालन दोनों अलग अलग है, मकिल बहुत बढ़िया से बहुत सुंदर से करत हैं कि भाई खेती बाड़ी है तो कर में शिमला कर, बैगन कर, मुरई कर, का कहना से गोभी कर, है ना, बहुत किस्म का है कर में। और इन्हें बकरी हो गलक, बकरी के साथ साथ आप मुर्गी हो गलक, मुर्गी के साथ सुकर हो गलक। तो इस सोचे वाला बात है। तो चलू ये पूरा जानकारी हम अनीता टोप्पो से लेवा थी। पशुपालन और खेती दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों के साथ ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। आज किसान भाई पशुपालन के साथ खेती पर भी ध्यान दे रहे हैं और खेती करने के साथ पशुपालन पर भी, क्योंकि दोनों से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और दोनों एक दूसरे के कार्य में उपयोगी साबित होते हैं। ऐसी खेती और पशुपालन का कार्य करते हुए अपनी सफल पहचान बनाई है पतरातू प्रखंड के तालाताड़ गाँव की रहने वाली अनीता टोप्पो ने। 4 साल पूर्व इन्होंने 2 सुकरों के साथ सुकर पालन की शुरुआत की। इसके बाद बकरी पालन का काम शुरू किया और कदापि मुड़कर पीछे नहीं देखा। आज हम पतरातू प्रखंड के ताराताड़ गांव में हैं और हमारे साथ है यहाँ की एक सफल महिला कृषक, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वो अपने जीवन को बदली है। इनका नाम है अनीता टोप्पो जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये पशुपालन और साथ में कृषि का कार्य दोनों एक साथ करके किस प्रकार से अपनी जीविका को उठा रही हैं और एक सफल महिला के रूप में उभर कर सामने आई हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप जो है ये बताइए कि आपने पशुपालन भी किया है, खेती भी की है, तो इसकी शुरुआत कैसे की? सबसे पहले हम पशु का पालन किए हैं। 2 एक नर एक मेदी लिए थे। उसमें मेरा इनकम लगा था 4000 रुपये लगा था और हम 4 साल से कर रहे हैं इसको। पशुपालन 4 साल से कर रहे हैं और जिसमें हम 4000 रुपये लगाए थे। उसके बाद मेरा साल भर होते होते मेरा जो नर है वो तैयार हो गया और बच्चा दिया था, 10 बच्चा दिया था। उसके बाद उसको हम उसका खान पान के लिए पौष्टिक आहार, उनको जो भी उनका खाना का है, खली उरी जो भी है उनको हम खिलाएं और दवा उवा भी उनको दिलवाएं, समय समय पर उनका टीकाकरण भी करवाएं हम, ताकि कुछ बच्चा नुकसान नहीं हो और उनका हेल्दी बने रहे। और उसके बाद उनको बेचे। उसके बाद मेरा पास 10 बच्चा था। उसके बाद मेरा 20,000 आ गया। जो मेरा नर है और मेदी दोनों है ये है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम फिर और जनसंख्या अच्छा मेदी के लिए फिर हमने फिर एक सुअर फिर लिया है और अभी मेरा सुअर भी है ये है और इनका मेरा हर साल में 20,000 तक आ जाता है। आज अनीता जी के पास लगभग 20 सूकर और 2 बकरियां हैं और सिर्फ सूक और बकरी पालन ही नहीं, अनीता जी मुर्गी पालन भी कर रही है। इस तरह कह सकते हैं कि अनीता टोप्पो पशुपालन के साथ खुद को सफल बनाने का काम कर रही है। पशुपालन आज के दौर में ज्यादा लाभ देने वाला रोजगार का साधन बन चुका है और कम परिश्रम में इससे अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। आज जो है आपको काफी मुनाफा भी हो रहा है, करीब 20,000 की आमदनी हो जाती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका आपने कोई प्रशिक्षण लिया था कि या घर में भी आपके कोई पहले से करते आ रहे थे, उनको देख के ही आपने ये शुरुआत की?
यहाँ पर मेरा माइक ससुराल में भी पहले से कर रहे थे, और जो बाहर से एकेएम दीदी लोग भी आती थी बताने के लिए, उनसे भी हम लोगों ने सीखा, उनसे भी प्रशिक्षण लिया कि कैसे सुअर को दाना पानी खिलाते हैं, कैसे उनको समय में टीकाकरण करवाते हैं, कैसे उनका देखभाल करना है, और उनका साफ सफाई भी कैसे रखना है, उनके बारे में दीदी लोग भी हमको जानकारी अच्छे से दी है। अच्छा, सुकर के अलावा आप बकरी पालन भी कर रही हैं? हाँ। बकरी पालन के बारे में बताइए, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? बकरी पालन हम लोग 3 साल हो गया है बकरी पालन, उसका भी हम लोग टीकाकरण करवाते हैं, और जंगल उंगल भी ले जाते हैं खाने के लिए, और समय समय में उनका जो फुंसी वगैरह हो जाता है, मुंह में छाली उली पड़ जाता है, उनके लिए भी हम लोग इन्फेक्शन उनको दिलवाते हैं। जो डॉक्टर अगर बुखार से सर्दी खांसी हो गया तो हम लोग डॉक्टर से बुला के उनको फ़ोन करवा के पूछते हैं कि दवा दिलवाना है, फिर उन्हीं से हम लोग दवा दिलवाते हैं। अच्छा, तो ये बकरी पालन जो अभी आप कर रही हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसकी शुरुआत पहले मेरे पास एक ही था बकरी, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उसका आय बढ़ाते गए कि एक बकरी से तो कुछ नहीं होगा, एक अगर हम 2 बकरी रखें तो उससे बेटर है, काहे कि एक को भी देख रहे हैं और अगला को भी देखना होगा, इसीलिए हम लोग दोनों को बराबर रूप से देख रहे हैं, और अगला उनको आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आगे और मेरा ज़्यादा इनकम आए, ताकि दोनों एक चीज़ से नहीं होता, ताकि हम दोनों चीज़ को करेंगे तो उससे हम मेरा ज़्यादा इनकम थोड़ा सा आ जाए। एक तरफ अनीता पशुपालन से जुड़कर बकरी पालन, सुकर पालन और मुर्गी पालन का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ खेती का काम भी कर रही है। अपशिष्ट का प्रयोग जैविक खाद के रूप में खेतों में करती है, जिसका पूरा फायदा अनीता को मिलता है। मेरे यहाँ मुर्गी अभी मतलब नर 4 है, अभी 2 अंडा दे रही है, और अभी 10 मेरा बच्चा है अभी, और उनका भी दाना हम लोग ला के खिलाते हैं, बाहर से दुकान से पूछ के खिलाते हैं, ताकि मेरा जल्दी मुर्गी तैयार होए, और उनको जल्दी बेच के फिर हम नया तरह से अपना आमदनी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अगर एक ही चीज़ को अगर हम देहाती चीज़ खिलाएंगे तो थोड़ा सा उसमें कम रहता है, अगर हम दुकान से थोड़ा अच्छा खिलाएँ मुर्गी सबको, तो उसमें हमको अच्छा बेनिफिट होगा उसमें से। अच्छा, इसके अलावा अभी तो ये आपने पशुपालन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी कि आप सुकर पालन कर रही हैं, बकरी पालन कर रही हैं, मुर्गी पालन भी कर रही हैं। इसके अलावा मुझे जानकारी ये भी मिली कि आप खेती भी करती हैं। जी सर। तो खेती में क्या क्या कर रही हैं, इसके बारे में जानकारी? सर, खेती में अभी हम लोग धान, मक्का और टमाटर, बैगन सब लगाए हैं हम लोग, अभी लगाए हैं, और अभी टमाटर मेरा निकल रहा है और बैगन भी निकल रहा है अभी मेरा। अनीता आज खेती के नई तकनीकों को सीख रही हैं और उसका पूरा इस्तेमाल ये खेतों में कर रही है। आज सफल किसान के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। ये अपने क्षेत्र में बहुत मेहनती और लगनशील किसान के रूप में जानी जाती हैं। बहुत सारा अंतर है। सबसे पहले इसका मतलब सोशल डेवलपमेंट हुआ। हम लोग 3 चीज़ पर काम करते हैं। नंबर 1 सोशल डेवलपमेंट, की जो दीदी मतलब कि बोलने नहीं सक रही थी, जो दीदी घर के अंदर पर्दा में रह करके झांक करके बात करती थी, आज वो सशक्त हो गई, वो बात करने लगी, बाहर में निकल कल के डेट में जब हम शुरू इसे इंट्रोड्यूस की हुए थे तो ये खुद बात अच्छा से नहीं कर पाती थी, आज देखिए बहुत अच्छा से बात कर ले रही। और नंबर 1 सोशल मतलब कि मोबिलाइजेशन से सोशल, दूसरा है सो इकोनॉमिक पर काम करते हैं और इकोनॉमिकली उसको डेवलपमेंट करवाते हैं। जब है सो वो मतलब लाइवलीहुड से जोड़ करके करवाते हैं। जब उसका सोशल मोबिलाइजेशन जब सशक्त हो जाती हैं तो खुद ब खुद अपना पहचान बनाने लगती हैं, सब समझने लगती है कि हम किस स्टेज पर हैं, हमारा क्या दायित्व है, और वो अपना रोज़गार खुद अपना तलाशना शुरू कर देती हैं। और हम जो सपोर्ट करते हैं वो खुद बताती हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए भैया, तो हम उसका मतलब कि सरकार के द्वारा मांग करते हैं और जो भी सरकार का फंड आता है डायरेक्ट इन लोग तक पहुँचता है। तो भाई कहूँ कैसन रहे, बेस रहे ने रौरे मन भी सोचत होगा कि भाई एक महिला होके इतने बढ़िया काम करत है तो रौरे मन भी करत, तो जरूर करूँ। तो चलूँ हमरे दूसर जानकारी की तरफ बढ़त ही। एगो सबसे जानकारी ये है कि रौरे मन धान कर खेती करीला तो कर में साढ़ा कीट और तना छेदक कीट लग जाला और किसान भाई बहन के बहुत नुकसान होला। ये नुकसान से भारी नुकसान होला, तो नुकसान तो खैर बहुत बड़ होला। तो ये नुकसान के कैसे भरपाई हुई, ये कीट मन कैसे भागी, इसके बारे में जानकारी। तो चलूँ हमरे सीधे चलत ही हमरे के जो विशेषज्ञ हैं पीके सिंह BAU और उनकर से जानकारी लेवा थी। आज हमारे साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीके सिंह जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि धान फसल में लगने वाले साढ़ा और कीट तना छेदक कीटों से किस प्रकार से हमारे किसान भाई अपने फसल को बचाव कर सकते हैं। खास करके ये कीट होता है, इसको गौलमिज भी कहते हैं, और एक साढ़ा कीट होता है जो कि ये सीधे तौर पर ये धान के फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और ये हमारे झारखंड राज्य में खास करके सिमडेगा हो गया, गुमला की तरफ, कुछ संथाल परगना में नाला साइड है, उस तरफ इनका प्रकोप ज़्यादा होता है। और इस कीट जो है, अगर आप इस कीट को देखेंगे, इसके बैस को, तो ये मच्छर के जैसा दिखता है। और ये जो है
धान के जो होती है लिपसित होती है उसके निचले स्तर पर ये अंडा देता है, और अंडा देने के लिए एक एक अंडा भी देता है या 5-6 समूह के में अंडा देता है। फिर अंडे से जब मैगट जिसके पिल्लू निकलती है और निकलने के बाद वो जो तना होता है उसके नीचे की ओर जाके खाती है, और खाने के उपरांत वो क्या करते हैं कि जैसे बढ़वार बिंदु जैसे होता है उसको उसी को खाती है जो तना बढ़ रहा है, और वो प्याज के तरह का पत्ता बना देती है, उसमें गौल बना देती है, उसी में रह करके उसको खा करके काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार ये कीट जो है प्रत्यक्ष रूप पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और किसान भाई को भी काफ़ी नुकसान होता है उससे। और रही गाढ़ा कीट सड़ा कीट की बात, तो ये कीट का जो प्रकोप होता है खास करके देर से लगाने से ज़्यादा होता है। इस साल झारखंड राज्य में समय पर वर्षा हुई है, किसान भाई ने धान लगाया और धान लगाने से समय पर लगाया तो इसका प्रकोप थोड़ा कम होने की संभावना है। अगर उसके बाद भी अगर किसान भाई को अगर ये दिखता है कि साड़ा कीट उनके खेतों में लग गया है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, अगर देखें वो 10% तक का पत्ता प्याज जैसा बन गया है तभी छिड़काव करें दवा का, किसी भी दवा का छिड़काव करें, क्योंकि 10% से कम नुकसान होने पर अगर हम छिड़काव करते हैं तो उससे उसके कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है। जितने हम दवा में खर्चा करेंगे उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो खास करके जब हम देख लें खेत में 10% तक सिल्वर सूट बन गया जिसको मतलब प्याजी पत्ता बोलते हैं, तब हम लोग कीटनाशक का छिड़काव करें। और मैं यह किसान भाई को यह कहना चाहूँगा कि ये जो कीड़ा जो है अल्टरनेट होस्ट मतलब धान के खेत के अगल बगल में जो घास फूस होते हैं उस पर भी रहता है, तो पहले सर्वप्रथम अपने खेत की वो सफाई कर लें। और जिन क्षेत्रों में यह कीट हमेशा आता है और ख़ास करके तो वैसे क्षेत्रों के किसान भाइयों को मैं सलाह देना पाऊँगा कि कीट प्रतिरोधी साढ़ा कीट प्रतिरोधी वैरायटी का चुनाव करें, जिसमें सबसे अच्छा है IR36 है, ललाट है या राजेंद्र धान 202 है। इस पर इस कीट का प्रकोप कम होता है। जैसे मान लीजिए किसान भाई अभी लगा दिए हैं, उनके खेत में अगर दिख रहा है कि 10% से ज़्यादा नुकसान हो गया है तो वो कीटनाशक दवा का आप छिड़काव करें। इसके लिए दवा एक आती है फिप्रोनिल 5% SC, उसकी जो है छिड़काव करें। और छिड़काव करते समय ये ध्यान रखें कि इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। या किसान भाई थायोमेक्साकाम नाम की दवा आती है जिसकी 1 ग्राम मात्रा को 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अगर किसान भाई देख रहे हैं अगर खेतों में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई को एक दानेदार दवा भी आती है फिप्रोनिल की 3G 3% दानेदार दवा आती है, और कार्पेट हाइड्रोक्लोराइड नाम की एक दवा आती है 4G है वो। तो इन दवाओं का वो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसका आप छिड़काव करें, और इससे होगा किसान भाई का होगा कि साढ़ा कीट से नियंत्रण हो जाएगा। बाकी सबसे अच्छा नियंत्रण इसका यही है किसान भाई के लिए कि ये जिस क्षेत्रों में ज़्यादा होता है वहाँ पर आप कीट प्रतिरोधी जाति का चुनाव, राजेंद्र धान 202 हो गया, ललाट हो गया, IR36 का प्रयोग करें, उससे इस कीट का प्रकोप नहीं होगा। अच्छा, अगर तना छेदक के बारे में हम जानना चाहें तो तना छेदक किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुँचाता है? देखिए, तना छेदक कीट के होते हैं इसके फतिंगे होते हैं, देखेंगे पीले पीले होंगे। खास करके तना छेदक समूह के बहुत सारे कीड़े हैं, उसमें जो है ना पीला तना छेदक कीड़ा जो होता है वो झारखंड राज्य में ज़्यादा पाया जाता है और ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अगर उसको देखेंगे वो पीले रंग के उसके पंख होंगे, उस पर काले रंग के धब्बे होते हैं, और ये जो कीट जो है पत्तियों के ऊपर समूह में अंडा देते हैं, और अंडा देने के उपरांत देखेंगे वो एक रुई नुमा से वो उसको ढक देते हैं ताकि उसके अंडों का बचाव हो सके। और अंडे से जब पिल्लू निकलता है तो पिल्लू जो है तना को खाता है, खाते हुए नीचे जाएगा। तो वनस्पतिक बढ़वार की अवस्था में अर्थात वेजिटेटिव स्टेज की अवस्था में जब किसान भाई देखेंगे कि धान का तना है उसमें कुछ पीले हो गए हैं, तना सूख गए हैं, जिसको कि हम लोग उसको डेड हट कहते हैं। तो अगर किसान भाई उसे अगर आसानी से खींचेंगे तो देखेंगे कि वो पीला वाला जो सूखा हुआ तना है आसानी से वो निकल जाएगा। तो वेजिटेटिव स्टेज में मतलब जब वनस्पतिक बढ़वार होती है उस समय ये तनों को नुकसान पहुंचाता है। और जैसे ही धान में बालियां निकलने शुरू होती है, अगर उस समय प्रकोप होता है इसका, तो जो भी धान में जो बालियां निकलेगी वो बिना दाने के निकलेगी। इसको हम लोग वाइट ईयर हेड कहते हैं। सफ़ेद सफ़ेद देखेंगे धान की जो बालियां हैं चिपके रंग के हो जाएंगे, उसमें दाना नहीं रहता है। तो यह मुख्यतः 2 तरह से नुकसान पहुँचाता है। वेजिटेटिव स्टेज में डेड हट बनाता है और फ्लॉरिंग स्टेज में वो वाइट ईयर हेड बनाता है। और इस कीट के जो है अंडे देने के उपरांत ये कीट जो है तना को खाता है, तना को खा के काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। तो यहाँ भी मैं किसान भाई को सलाह देना चाहूँगा, अगर किसान भाई देखें अगर 10% डेड हट मतलब सूखा हुआ तना अगर उनके खेत में दिखता है,
ज़्यादा दिखता है तभी वो कीटनाशक का दवा छिड़काव करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि धान का पौधा जो होता है वो बहुत मेहनत भी करता है, अपनी जो क्षति होती है उसकी भरपाई कर लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई अगर देखें उनके खेत में अगर वो लग गया है कीड़ा तो दवा का आप छिड़काव करें। इसके लिए सबसे अच्छी दवा आती है किनोल फास है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें। या जो दवा साढ़ा कीट के नियंत्रण के लिए बताई गई है, जैसे फिप्रोनिल हो गया, उसकी 3% ग्रेनुल को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी छिड़काव कर दें। या कार्पेट हाइड्रोक्लोराइड जो है उसका भी जो है 4G है, उसका ये 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें। इससे काफ़ी बचाव हो जाएगा। तो इसीलिए धान की फसलों में वैज्ञानिक रूप से एक हानि का स्तर बनाया गया है कि इतना परसेंट, जैसे 10% सिल्वर सूट हो, 10% थ्रेशोल्ड लेवल और सारे कीड़े हैं कि उससे ज़्यादा अगर नुकसान होता है, क्षति होती है, तभी हम कीटनाशक का छिड़काव करें। और मैं यहाँ किसान भाइयों को यह भी कहना चाहूँगा, अगर थोड़ा बहुत डैमेज दिख रहा है शुरू की अवस्था में तो नीम से निर्मित दवा जो होती है एजाडिक्टिन, उसकी जो है 1000 ppm की जो दवा आती है उसके 3 मिलीलीटर मात्रा का छिड़काव करें। या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है 5%, उसका छिड़काव करें। शुरू की अवस्था में उससे भी बचाव हो जाता है। तो ये दुयो जानकारी कैसे लागलक बढ़िया है नहीं। अगर इसन जानकारी को रौठिन है या हमरे से कोई जानकारी लेवे चाहती तो पता के लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातोड़ रांची और पिन कोड संख्या है 834001। किसान भाई बहन एगो जानकारी और देवे के है कि देखू अगर रौरे के जो पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन अगर छूट गलक तो परेशानी कर बात न है। रौरे मन अपन यूट्यूब में जाके और फेसबुक में जाके देख सकीला और जानकारी पा सकीला। तो आज रौरे मन इजाज़त दो मकील यह दिन और यह बेरा नवा जानकारी साथ उपस्थित होगा। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।